हाय एवरीवन, मैं नरेंद्र सिरस्वा आपका स्वागत करता हूं आज के डेली क्विज में विद एसोसिएशन ऑफ उड़ान अकेडमी। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं का एक वर्ग है जिसे एंटी मलेरियल्स कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है। नीचे दिए गए कोड में से सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इज न तो 1 न ही 2 एंड राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। आइए देखते हैं इसको। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करें तो इसका ब्रांड नाम क्या है? प्लाक्फेनिल के तहत दूसरों को बेचा जाता है। यह मलेरिया को रोकने और क्लोरोक्विन के प्रति संवेदनशील रहने वाले क्षेत्रों में मलेरिया को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इसका कोरोना वायरस बीमारी के उपचार के रूप में भी अध्ययन किया जा रहा है। 1955 में यूएसए में चिकित्सीय उपयोग के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मंजूरी दी गई थी। यह WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में है, जो स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे सुरक्षित और प्रभावी दवाएं हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं के एक वर्ग में है जिसे एंटी मलेरियल्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। RTGS वास्तविक समय सकल निपटान और NEFT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज RTGS और NEFT इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के प्रकार है। स्टेटमेंट सेकेंड इज इन दोनों प्रणालियों का रख रखाव RBI द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट थर्ड इज यह देश के अंदर केवल मनी ट्रांसफ़र के लिए लागू है। नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एंड राइट आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज RTGS की बात करें और NEFT की बात करें तो दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो व्यक्तियों को बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है। यह दोनों प्रणालियों का रख रखाव RBI द्वारा किया जाता है। यह देश के भीतर केवल मनी ट्रांसफ़र के लिए लागू है। RTGS के तहत फंड ट्रांसफ़र वास्तविक समय के आधार पर होता है, या दूसरे शब्दों में जिस समय अनुरोध प्राप्त होता है। यह भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उपलब्ध सबसे तेज़ अंतर बैंक मनी ट्रांसफ़र सुविधाओं में से एक है। इसके अलावा दूसरी ओर NEFT एक अस्थगित निपटान आधार पर संचालित होता है। NEFT के तहत फंड ट्रांसफ़र RTGS में रियल टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया के विपरीत बैचों में तय किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। रेमडेसिविर जिसे अक्सर समाचारों में देखा जा सकता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज़ यह एंटीवायरल गुणों वाली एक दवा है जिसका उपयोग इबोला के मामलों में के इलाज के लिए किया जाता था। सेकेंड, रेमडेसिविर भारत में बनाया और विकसित किया गया था। नीचे दिए गए कोड में से सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इज़ केवल 1, ऑप्शन बी इज़ केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 एंड राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। ओके, आइए देखते हैं इसको। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। यह एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, रिमेंबर दिस ऑल्सो, विशेष रूप से एक एडेनोसाइन एनालॉग जो वायरल RNA श्रृंखलाओं में सम्मिलित करता है जिससे उनका समय पूर्व समापन होता है। रेमडेसिविर को इबोला वायरस रोग और मार्बर्ग वायरस संक्रमण के उपचार के रूप में
गिलियड साइंसेज द्वारा बनाया और विकसित किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जियोटेक सामुदायिक रसोई का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना एंड आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक समुदाय रसोई के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया। रसोई में प्रतिदिन 12 लाख खाद्य पैकेट का उत्पादन होता है। राज्य सरकार ने रसोई स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य संसाधन जुटाए। यह धार्मिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? फर्स्ट इज अरबी, सेकेंड इज चीनी, थर्ड इज अंग्रेजी, फोर्थ इज फ्रेंच, फिफ्थ इज रूस, सिक्स्थ इज स्पेनिश। एंड आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 4 5 6, ऑप्शन सी 2 3 4 और 6, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और आंसर क्या है? ये सारी की सारी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। आइए बात करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी है? 6 आधिकारिक भाषा। ये है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इन 6 भाषाओं की सही व्याख्या और अनुवाद बोली और लिखित रूप में संगठन के काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक महत्व के मुद्दों पर स्पष्ट और संक्षिप्त संचार को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 इज, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जैसा कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पर तय करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट इज, भारत की संसद को संविधान द्वारा राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश देने के लिए अधिकृत किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी neither 1 nor 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, संविधान का अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेगा जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ समय समय पर नियुक्ति करते हैं। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। किसको घोषित करता है? दिल्ली को। संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। अकेला वो भी सीजेआई नहीं कर सकता। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है। कैसा प्रावधान है? अनिवार्य प्रावधान नहीं है, वैकल्पिक है। इसका मतलब है कि कोई भी अदालत सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को कोई निर्देश नहीं दे सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ASER रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, यह नमूना आधारित घरेलू सर्वेक्षण है। स्टेटमेंट सेकंड इज, इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा के साथ साथ बुनियादी शिक्षण स्तरों का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना। स्टेटमेंट थर्ड इज, ASER ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्कूल समूह में बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ने और अगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए केवल 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आइए देखते हैं ASER के बारे में। ASER भारत में नमूना आधारित घरेलू सर्वेक्षण और सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व सर्वेक्षण है।
यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय राष्ट्रीय अनुमान प्रदान करना। 2005 से हर साल ASER ने ग्रामीण भारत में 5 to 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ने और अंक गणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट की है। 2017 में ASER बियॉन्ड बेसिक्स ने 14 to 18 आयु वर्ग के युवाओं की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर ध्यान को केंद्रित किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय रक्षा कोष NDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इसका उपयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ उनके आश्रित भी शामिल हैं। सेकेंड इज यह एक कार्यकारी समिति ही द्वारा रक्षा मंत्री के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रशासित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए केवल 1। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। NDF की बात करें तो यह राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नगद और तरह से स्वैच्छिक दान का प्रभाव लेने और इसके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका उपयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित है। PM के साथ अध्यक्ष के रूप में, रक्षा, वित्त और गृह मंत्रियों के सदस्य के रूप में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय चिकित्सा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज यह एक नियामक संस्था है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। सेकेंड इज यह चिकित्सा शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है। थर्ड स्टेटमेंट इज यह कॉलेज पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एंड राइट आंसर इज 2 and 3। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, एक्सप्लेन करते हैं इसको। भारतीय चिकित्सा परिषद यह एक कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। यह चिकित्सा शिक्षा के मानकों, कॉलेज पाठ्यक्रम शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति, चिकित्सकों के पेशेवर आचरण के मानक जैसे डॉक्टरों का पंजीकरण आदि को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। स्टेटमेंट सेकेंड इज यह विकासशील देशों के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को संबोधित करने के लिए काम करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और संयुक्त राष्ट्र की रोम, इटली स्थित विशेष एजेंसी है जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को संबोधित करने के लिए काम करती है। 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था और इसे 1977 में स्थापित किया गया था। भारत इसका एक मेंबर भी है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज यह भारत सरकार और भारतीय उद्योग संघों द्वारा
संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। स्टेटमेंट सेकेंड इज इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मान्यता संरचना को स्थापित करना, संचालित करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। स्टेटमेंट थर्ड इज यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ 38 सदस्यों को परिषद द्वारा शासित है। स्टेटमेंट फोर इज QCI के अध्यक्ष को वाणिज्य और उद्योग मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, 4 क्या है? गलत है। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यह भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से 3 प्रमुख उद्योग संघ यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मान्यता संरचना को स्थापित करना और संचालित करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ 38 सदस्यों को परिषद द्वारा शासित है। QCI के अध्यक्ष को सरकार द्वारा उद्योग की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। एंड औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय QCI के नोडल मंत्रालय हैं। नोडल मंत्रालय ध्यान में रखते हैं आपको। ओके, सो ओवर फॉर द डे। टेस्ट सीरीज़ में आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। एंड हमारा एक ऐप है उड़ान एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ ही आप वहाँ पे बहुत ही सस्ते टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। इंडिया में कोई भी नहीं दे रहा है वो, और ऑल इंडिया हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। ओके, ज्वाइन कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।